मैं सभी को जोहार करता हूँ और साथ ही साथ ये आदिवासी गौरव दिवस जो आज मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, इसके लिए पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ सेंट जेवियर कॉलेज ने यह आयोजन किया है, इसके लिए इनके प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल जो हैं नाबोर लकड़ा जी और कमल बोस जी और सिन्हा जी और जितने इससे जुड़े हुए जितने भी तमाम शिक्षकगण हैं और छात्रगण हैं और एनसीसी के कैडेट वगैरह बहुत स्टडी से जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ उनकी अनुशासन और कर्मठता और लगन के लिए। तो यहाँ आ रहा था जब कमल बोस जी ने मुझे इस कार्यक्रम के लिए फ़ोन किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जनजातीय गौरव दिवस में के अवसर पर यहाँ आ रहा हूँ। लेकिन अपनी बातें आगे कहने के पहले इस कॉलेज से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, तो उनको बहुत संक्षेप में थोड़ा सा कहना चाहूँगा, उनको याद करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे फादर पुरुष जब मैं कॉलेज में यहाँ पढ़ रहा था तो उन्होंने उस समय हमें नाटक वगैरह करने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया था। उसके बाद उस समय जो फादर भान ट्रॉय वगैरह थे, उन लोगों ने भी बहुत सहयोग किया था। फादर कामिल बुल्के थे जिनकी लाइब्रेरी से मैंने हाफ पैंट पहनने के उम्र से किताबें लेने का काम किया था और पढ़ने लिखने का जो है जज्बात पैदा हुआ था उनके बहुमूल्य आशीर्वाद से। तो इसके अलावा जब नौकरी करने लगा तो मुझे 93 में जब यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया इंडिजीनियस ईयर के बारे में, इंडिजीनियस डिकेड के बारे में, तो रांची में या कहिए कि उस समय अविभाजित बिहार में संभवतः सबसे पहले सेंट जेवियर के उस हॉल में 3 दिन का आदिवासी विचार विमर्श का कार्यक्रम चला था और उसमें मुझे अपने बैंक से छुट्टी लेकर आनी पड़ी थी और मैं यहाँ पर आया था। और उस समय सबसे अच्छा जो कार्यक्रम इस स्टेज पर हुआ था वो ये हुआ था कि छऊ डांस द्वारा, छऊ नृत्य द्वारा सिद्धू कान्हू के संघर्ष को दिखाया। तो ये बहुत बड़ी बात है सेंट जेवियर कॉलेज की। सेंट जेवियर कॉलेज में ये परंपरा रही है हमारी इस धरती को जानने की, हमारे परंपरा को जानने की, यहाँ के संघर्ष को जानने की ये एक परंपरा रही है। और उसी कड़ी में आज मैं देखता हूँ कि ये जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो सेंट जेवियर कॉलेज में फादर नाबोर लकड़ा जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। दोस्तों, बिरसा मुंडा के ओर आते हैं तो मैं बात जरा सिर्फ बिरसा मुंडा के जीवन पर ही नहीं कहूँगा। बिरसा मुंडा के जीवन पर आप लोग बहुत सारी बातें सुनते रहे हैं, लेकिन उससे जुड़ी हुई, उसके जीवन दर्शन से जुड़ी हुई दूसरे बातें मैं कहने का प्रयास करूँगा। आज सवेरे क्या हुआ कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहा था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख मैंने देखा। उस लेख का शीर्षक था मूवमेंट टू रिकनेक्ट टू मदर। मूवमेंट टू रिकनेक्ट टू मदर, ये इसके एडिटोरियल पेज में था। तो मुझे सहसा आज के बिरसा की याद आई और बिरसा जी ने आजीवन अपने छोटे से संघर्ष में उसने ही निर्वही किया। उसने मदर अर्थ, धरती माँ से उसकी तकलीफ़ों से जुड़ने के लिए पूरा एक तरह से यही से आंदोलन चला।
हो सकता है बहुत लोगों को लगेगा कि भाई ये उलगुलान हो रहा है, उलगुलान हो रहा है, लेकिन सिर्फ उलगुलान ही नहीं हो रहा था, उसके अलावा जो आदिवासी का जमीन से, इस प्रकृति से जो रिश्ता है, जो आत्मीय रिश्ता है, जो एक आध्यात्मिक रिश्ता है, उस रिश्ते को औपनिवेशिक ताकतों से लगातार उस भावनाओं पर, उस धारणा पर चोट पहुंच रही। तो हमारे बिरसा मुंडा जी ही नहीं, उसके पहले हमारे सिद्धू कान्हू जी, और उसके पहले देखें इतिहास में तो ये हमारे फोटो हो और ये बुद्धू भगत वगैरह, वो सारे कुछ आंदोलन कर चुके थे। उसके पहले तिलका मांझी भी आंदोलन कर चुके थे। और ये एक अजीब सा मतलब हमारे आदिवासी समाज के या इस धरती के जितने भी यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की एक बहुत बड़ी आस्था अपनी धरती और अपनी प्रकृति से जुड़ी हुई जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे पहाड़ हों, नदी हो, झील झरने हों, उन सभी से जो यहाँ के लोगों का जो एक रिश्ता है, वह रिश्ता पूरे विश्व में एक आदर्श स्थिति है। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा याद आता है कि एक रेड इंडियन ने से जब रेड इंडियन लीडर से जब लोगों ने पूछा था कि भाई आप ये ज़मीन बेचना चाहते हो, ये ज़मीन हमें चाहिए, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि ठीक है, ज़मीन तो बेचूंगा, लेकिन मुझे सबसे पहले पूछना पड़ेगा। तो जिनसे पूछना पड़ेगा, बोला कि नहीं, इस ज़मीन में जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, खरगोश है, हिरन है, मधुमक्खियाँ हैं, जो केंचुए हैं, इसके साथ जो मेंढक हैं, पशु पक्षी हैं, चिड़िया हैं जो यहाँ घोंसला बनाकर रहती हैं, उन सारे उनमें उनका भी इस ज़मीन में हिस्सा है। और मुझे उनसे भी मुझे पूछना पड़ेगा कि आप ये ज़मीन बेचना चाहते हैं कि नहीं, और तभी मैं ये ज़मीन बेचूँगा। दोस्तों, मुझे लगता है पूरे विश्व में न केवल रेड इंडियन, न केवल हमारा झारखंड, बल्कि पूरे विश्व में जितने भी आदिवासी समाज हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हों, न्यूजीलैंड के माओरी हों, चाहे अबोरिजिनल हों, चाहे अफ्रीका के हमारे ब्लैक हों, चाहे कहीं भी हों, सभी लोगों का जो ज़मीन से या प्रकृति से या कहें कि इससे जुड़े हुए जितने भी सजीव और निर्जीव, इसको ध्यान दीजिएगा कि सजीव और निर्जीव जो भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों से उनकी जो रिश्ते हैं, बहुत आत्मीय रिश्ता है, बहुत सगा रिश्ता है, आपसी बंधुत्व का रिश्ता है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जब बचपन में पहली बार जंगल काटने गया, 10-11 साल की उम्र का था, तो जंगल काटने के पहले जब कुल्हाड़ी उठाया तो मेरे काका ने कहा, कुड़क भाषा का कहा, ओ लग्गा, और नहीं, उसने पूछा कि मन्नन ओ लगता है क्या मला, मतलब उन्होंने हिंदी में कहो कि क्या तुमने पेड़ को प्रणाम किया। तो उस समय हमारी हिम्मत नहीं थी किसी को बोलते, तो मैंने प्रणाम किया, मैंने ओ लग्गा किया और उसके बाद में पेड़ काटा। मैं इस बात को भूल गया, लेकिन आज रिटायरमेंट के बाद में जब कई सारे सभा सेमिनारों में जाता हूँ और लोग पूछते हैं कि जो आदिवासियों के जल जमीन से रिश्ता कैसा था, तब मुझे अचानक यह घटना बचपन की याद आई और तब मुझे समझ में आया कि एक आदिवासी का जल जंगल जमीन से सिर्फ एक उपयोग करने वाली सामग्री के तौर पर नहीं है, जबकि सभ्य समाज जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, नदी हैं, झील झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो सारे चीज़ों को उपभोग की वस्तु मानता है। और हमारा आदिवासी समाज उसे अपना सहजीवी मानता है, अपना सगा मानता है और उससे सिर्फ ज़रूरत भर लेता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है बिरसा मुंडा जैसे जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं,
पूर्वज क्रांतिकारी हुए हैं, चाहे वो बुद्धू भगत हों, सिद्धू कानू हों या और कोई भी हो, सभी ने इस दर्शन को या इस समय इस तरह की जो सोच थी उसी सोच से प्रेरित थे, और वही जो धारा बह रही है आज भी पूरी दुनिया में जो है आदिवासी जल जंगल जमीन से और उससे जितने भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको बचाने के लिए संघर्षरत है। लोगों को आश्चर्य होता है कि ये निहत्थे लोग हम बंदूक वालों से क्या लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, पूरी दुनिया में ये हमारे जो आदिवासी अबोरिजिनल या इंडिजिनियस या और जो कुछ भी कहें सारे लोग संघर्ष करते हुए जी रहे हैं। बिरसा मुंडा जी भी उनका एक हिस्सा थे, उन्होंने उद्गलान किया। और बिरसा मुंडा को हम लोगों ने कैसे जाना? बिरसा मुंडा को जहाँ तक मैं बचपन में याद करता हूँ तो मेरे पिताजी, मैं अपना बचपन याद करता हूँ तो 62-63 का साल रहा होगा, तो पिताजी मुझे बिरसा मुंडा के बारे में बहुत बताया करते थे। सेल रिकॉर्ड में जो जैसे गोली चली उसके बारे में भी बताया करते थे, और जेल में कैसे उनकी मृत्यु हुई, ये सारी घटनाओं को मेरे पिताजी बार बार बताते थे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बिरसा मुंडा जी ऐसे व्यक्ति थे या उनके संघर्ष को जन जन तक लोगों को द्वारा पहुंचा दिया गया था, और वो सारे लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते थे। जानते थे, और इसीलिए 1940 में शायद 1940 में यह पहली बार बिरसा मुंडा के नाम से कांग्रेस का जो अधिवेशन रामगढ़ हुआ था, तो वहाँ उनके नाम से द्वार बना था। तो आज वो अखिल भारतीय स्वरूप हमारा बिरसा मुंडा जी का कैसे बना, तो इसके बारे में चर्चा की जाए तो सबसे पहले नाम आता है हमारे एलेक्स जी ने कुमार सुरेश जी का जिक्र किया। तो कुमार सुरेश जी जब SDO थे खूंटी में, तो वो इधर घूमते थे और उन्होंने एक गीत सुना, और गीत सुनकर उन्हें बहुत सारा अजीब सा एहसास हुआ। दूसरे दिन वो वहाँ गए और उस गीत का जब भावार्थ जाना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि एक मुंडा जाति जिसे हम लोग असभ्य पिछड़ा कह रहे हैं, उनके बातों में या उनके गीतों में इतने उच्च भाव हैं। और उसके बाद उसने फैसला किया कि वो इस पर शोध करेंगे, और उसने उस पर शोध किया, और किताब जो सबसे पहले सर 1966 में द हैंगिंग डस्ट इन द स्टॉर्म के नाम से प्रकाशित हुई। एग्जैक्ट नाम कैसे कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ही कुछ था। वो कलकत्ता के प्रकाशक ने छापा था, और उस समय वो आदिवासी बुद्धिजीवियों के बीच में बहुत ही चर्चित हुआ था। उस किताब के प्रकाशित होने के बाद में हम देखते हैं कि झारखंड में बिरसा सेवा दल बना था, और बिरसा सेवा दल ने एक आंदोलन, छात्र आंदोलन चलाया था, और भाषा संस्कृति के लिए और भूमि बचाव के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। इसी समय क्या हुआ कि महाश्वेता देवी जो एक बंगाल की प्रसिद्ध लेखिका रही हैं, उन्होंने बंगला में उपन्यास लिखा अरण्य अधिकार। इस अरण्य अधिकार को 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने से उस पुस्तक की चर्चा देश भर में की जाने लगी। और फिर क्या हुआ कि जो बिरसा मुंडा है और उलगुलान शब्द और बिरसा मुंडा ये अखिल भारतीय शब्द बन गए। और उस समय भुजंग मेश्राम एक मराठी के कवि हैं, उन्होंने अपना पहला कविता संग्रह प्रकाशित किया, तो उसका नाम उन्होंने उलगुलान रखा। ये उलगुलान हमारा झारखंड से गया, महाश्वेता देवी के उपन्यास में गया, फिर वो हिंदी में प्रकाशित हुआ, और उसके माध्यम से दूसरी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में जाकर ये बिरसा मुंडा का जो नाम है पूरे देश में, चाहे राजस्थान का आदिवासी हो, चाहे महाराष्ट्र का आदिवासी हो, गुजरात का आदिवासी हो,
उड़ीसा का आदिवासी हूँ, सारे लोग बिरसा मुंडा को याद करने लगे। और कई बार जो हमारे एसटी और एससी एसोसिएशंस की जो गतिविधियाँ होती थी, वहाँ पर लोग जय भीम और जय बिरसा कहते थे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें बनने लगी और इतना कुछ सारा कुछ लिखा जाने लगा, उस पर चर्चा होने लगी, पार्लियामेंट में उसकी तस्वीरें सजाई गई और फिर उस पर फिल्में भी बनाई गई, उसके जीवन पर बहुत सारा कुछ लिखा गया। तो ये सब गतिविधि होने से क्या हुआ, लगता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, उनको एहसास हुआ कि ये जो बिरसा मुंडा है इसके बारे में ज़रूर कुछ किया जाना चाहिए। और इसीलिए पिछले साल उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की और पिछले साल से हम लोग यहाँ पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू कर रहे हैं। एक चीज़ दोस्तों, और आप हमारे खास करके युवा साथी हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक 25 साल का युवक जो है अपने जल जंगल ज़मीन और अपनी धरती की रक्षा के लिए, अपनी भाषा संस्कृति और अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए वह जुड़ गया। तो कई बार होता है कि हम आदिवासी जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं या चीज़ें हैं उसको नज़रअंदाज करते हैं। मुझे लगता है कि हम जब बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा की बात करते हुए जो आदिवासी सामाजिक व्यवस्था हैं या परंपराएं हैं या उनसे जुड़ी हुई जो लोक कथाएँ हैं, उन सब का भी अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि बिरसा मुंडा की जो प्रासंगिकता आज बन रही है, उसका जो दार्शनिक पक्ष और सामाजिक सांस्कृतिक और मैं कहूँगा कि आर्थिक पक्ष भी उभर कर आएगा। क्यों आर्थिक पक्ष कह रहा हूँ कि आज पूरी दुनिया जो है वो धरती खोर हो, धरती को खाने के लिए व्यस्त हो गई। ये जो विकास है वो आदमखोर हो गया है, मुनाफाखोर हो गया है और पूरी दुनिया बहुत ही अस्त व्यस्त हो गई है। ये धरती का स्वास्थ्य खराब है। तो वो किस लिए हो गया है कि आदिवासी जो धरती से एक आत्मीय और सगा रिश्ता बनाए रखना चाहता है, उसको बाकी दुनिया जो है, जो सभ्य समाज जिसे कहते हैं या बढ़ा हुआ समाज कह रहे हैं, वह इसे आदिवासी बात कहते नहीं समझता है। लेकिन आज पूरी दुनिया में इस बात का एहसास हो गया है लोगों को कि यदि भविष्य में हमें धरती बचाने को या मनुष्य बचाने या यहाँ की प्रकृति को बचाने का यदि अगर कोई जीवन सिद्धांत है तो वो आदिवासियों के पास है। इसीलिए आज पूरे विश्व में, यूनाइटेड नेशन सहित पूरे विश्व में एक नई चिंतन चल रही है, एक नई सोच चल रही है कि ये जो नई आर्थिक नीति है वो कैसे बनेगी कि हम धरती को कम नुकसान करें। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पिछले कुछ सालों से हमारी धरती लॉकडाउन रही है, हमारे पूरी दुनिया में लॉकडाउन रही है। दोस्तों, जब मैं इस लॉकडाउन के बारे में जब पता करना शुरू किया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आदिवासियों में ये तो लॉकडाउन की परंपरा पहले से। मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो आषाढ़ी पूजा होता है तो 8 महीना से लेकर करम मनाने तक जो हमारे इस गांव से उस गांव लोग नहीं जाते हैं। मतलब लोगों को पता है कि उस समय बीमारी बहुत तेजी से होती है, ना पेड़ काटते हैं। तो पेड़ क्यों नहीं काटते हैं? तो
पेड़ भी नहीं काटते हैं और जंगल भी नहीं जाते हैं। वो इसलिए कि आषाढ़ महीने के बाद जो छोटे चूजे या अंडे से जो बीज बनके निकले हैं या बीज गिर कर जो पौधे बड़े हो रहे हैं उनको बड़े होने पुष्ट होने का मौका मिले। तो जिस आदिवासी समाज अपने पेड़ पौधों जीव जंतुओं की इतनी हिफाजत करता है, तो हमारा बढ़ा हुआ समाज, हमारा विकसित समाज क्यों नहीं धरती की तकलीफ को समझता है, धरती की पीड़ा को क्यों नहीं समझता है? धरती की पीड़ा को नहीं समझने के कारण से ही ये जो आज जिसे आप लोग ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं या आप प्रदूषण की समस्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ हो रही है। अगर हमने भी आदिवासी परंपरा का ख्याल रखते हुए इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने का, सुव्यवस्थित करने की यदि कोई नई नीति या सिद्धांत कायम की होती, जैसा कि अभी आजकल कुछ चीज़ों में हो रहा है, तो हम धरती को और मनुष्य को, हमारे हरे भरे धरती को, हमारे शुद्ध पानी को, नदी को, झील झरनों को, पहाड़ पर्वत को, वहाँ के जीव जंतुओं को, चिड़ियों की चहचहाहट को, उनके गीतों को हम और शुद्ध हवा को हम बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिरसा के, हमारे धरती आबा के उगलान में ये सारे सिद्धांत पहले से थे, और उसके साथ जितने भी सारे लोगों ने उगलान किया है या संघर्ष किया है, उन सारे व्यक्तियों में या जो हमारे जुझारू नेता रहे हैं, उन लोगों में ये बात मौजूद थी। भले इसका लोग व्याख्या नहीं किया गया, लेकिन जब मैं पूरी दुनिया के संदर्भ में जब मैंने अपने इतिहास का या आदिवासी संघर्ष का जब अध्ययन किया, तो उसका निष्कर्ष यही निकला और आज भी निकल रहा है। तो ये है कि आदिवासी समाज या बिरसा मुंडा जैसे समाज, बिरसा मुंडा जैसे लोग या उसके जैसे दुनिया में जितने भी सारे लोग रहे हैं, वो हमारे धरती को, यहाँ की प्रकृति को और उससे जुड़ी हुई जो पवित्रता है, जो शुद्धता है, जो उसकी अच्छाई है, उसको बचाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और आज ये बात दुनिया के लोगों को समझ में आ, खास करके नेशन में जो बहुत सारे करता धरता लोग हैं, उन लोगों को भी समझ आ रहा है। हमारे कई सारे इकोनॉमिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पृथ्वी विज्ञानी हैं, उन लोगों को भी ये बातें समझ में आ रही है। और इस आदिवासी फिलॉसफी को या आदिवासी जीवन शैली को आप समझने के लगातार कोशिश हो रही है। अगर ये चीज़ मेरी बात कहेंगे आते तो नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी के बहुत सारे आप चैनल देखें, तो आपको ये पता लगेगा कि उसमें से कई सारे कार्यक्रम हैं वो आदिवासी मुद्दों पर या आदिवासी जीवन से आधारित हैं और उसी से प्रेरित हैं। और इतने ही नहीं, आज पूरी दुनिया में आदिवासी खान पान परिधान को लेकर एक नई तरह की चेतना आई है और लोग उसके प्रति संवेदनशील हो रहे हैं और अपने आप को हर तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं। वो भी आदिवासी परिवेश की महत्ता को समझ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इतनी ही बातें कहूँगा और कुछ छूट गया हो बिरसा मुंडा के बारे में इतिहास में आप लोग सारे पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैं इतने ही कहूँगा। और अब आप युवाओं के पास में रास्ता कौन सा है? एक रास्ता जो आपको एलन मस्क या मार्क जुकरबर्ग दिखा रहे हैं वो रास्ता है, और एक रास्ता जो हमारे बिरसा मुंडा जी दिखा रहे हैं वो रास्ता नहीं है। आप किस रास्ते पर चलेंगे, कैसे चलेंगे, दोनों में समन्वय बनाएंगे या क्या करेंगे?
इस चीज़ को भी सोचते हुए, इसको भी सोचते हुए आप यदि आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम एक बेहतर हरी भरी दुनिया, एक स्वच्छ, स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त और भाईचारे और सजग बंधुत्व भाव से, आपसी प्रेम से रहते हुए हम जी सकते हैं। सभी को जोहार और पुनः हमारे जो आचार्य जी